जब राज चंद्रशेखर से बात कर रहा था तभी उसका फोन बजा। राज ने फोन निकाल कर देखा तो बाबा बैरागी फोन लगा रहा था। आखिर बाबा बैरागी को मेरी याद आ ही गई। राज ने आंखों में आंसू भरकर सोचा। राज अभी तक अपना बख्तर उतार नहीं पाया था। हेलो राज। फोन उठाते ही बाबा बैरागी ने कहा, सीनियर बाबा बैरागी, मैं कब से आपके फोन का इंतजार कर रहा था। राज ने कहा, असल में ये टफी ने पिछले कुछ दिनों से नाक में दम करके रखा है। उसे काबू करने में मुझे समय लग गया। खैर, मुझे बख्तर का पासवर्ड मिल गया है। मैं तुम्हें फोटो भेजता हूँ। चलो अलविदा। बाबा बैरागी ने कहा और फोन रख दिया। राज को तुरंत ही एक फोटो मिल गई। उसमें ऊपर बख्तर को उतारने का तरीका लिखा था। इसके बाद राज ने तस्वीर के निर्देशों के अनुसार बख्तर में अलग अलग जगहों पर दबाना शुरू कर दिया। अगले ही पल बख्तर राज के शरीर से निकल गया। बख्तर के निकलते ही राज ने राहत की सांस ली और अपने सीने से बड़ा बोझ हल्का पाया। नन्हे दोस्त, आओ अब मेरे साथ चलो। बख्तर उतरने के बाद चंद्रशेखर ने कहा, सीनियर आप आगे चलिए। राज ने बख्तर दूसरे हाथ में लेकर कहा। चंद्रशेखर ने अपनी आत्मीय ऊर्जा का इस्तेमाल करके ताबूत को हवा में उड़ा दिया और एक छोटी गाड़ी पर रख दिया जो पहले से तैयार खड़ी थी। लेकिन गाड़ी पर रखते ही ताबूत हिल गया। तभी चंद्रशेखर और राज को पता चला कि ताबूत के नीचे दरारें आ गई हैं और धीरे धीरे दरारें बढ़ती जा रही हैं। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है ना? राज ने कहा। मैंने तो बहुत संभाल कर इसे रखा था, चंद्रशेखर ने कहा। अगले ही पल पूरा ताबूत टुकड़ों में टूट गया। कहीं लवीना को होश तो नहीं आ गया? राज ने अनुमान लगाया। असल में लोकेश की बेटी के शरीर से हमेशा ठंडक नहीं निकलती थी। एक निश्चित समय के बाद ठंड शांत पड़ जाती थी और लवीना एक आम लड़की जैसी हो जाती थी। हाँ, ऐसा हो सकता है, चंद्रशेखर ने कहा। वो लवीना की बीमारी के बारे में थोड़ा कुछ जानता था। जैसा राज और चंद्रशेखर ने सोचा था लगभग वैसा ही हुआ। ठंडक का असर कम होने लगा और बर्फ गायब हो गई। बर्फ से बाहर आते ही लवीना का पूरा शरीर कांपने लगा। वो किसी गुड़िया की तरह सुंदर लग रही थी। हर बार ठंडक निकलने की स्थिति में 7 दिनों से लेकर कई महीनों तक लवीना को यही देखना पड़ता था। इसके बाद ठंडक अपने आप निकलना बंद हो जाती थी और तब लवीना आम लोगों की तरह अपनी जिंदगी का मजा लेती थी। लेकिन इस बार उसकी हालत काफी नाजुक थी। इस बार उसकी बीमारी ने उसके चारों तरफ बर्फीला ताबूत बना दिया था। उसके पिता को उसकी काफी चिंता होने के कारण लोकेश ने पूरे ताबूत को ही कैद कर दिया था। जैसे उस ताबूत से बंदिशें हटाई गईं, लवीना के अंदर की ठंडक कम पड़ गई और वो ताबूत से बाहर आ गई। राज लोकेश का सपना जी चुका था, इसलिए लवीना को ठंड से कांपता देखकर उसके मन में तरस जागा। क्या तुम लोगों के पास टॉवल है? राज ने पूछा। ये सुनते ही परितोष कबीले वाला टॉवल ले आया। राज ने टॉवल ली और आगे बढ़कर लवीना को टॉवल से लपेट लिया। इसके बाद राज ने लवीना के कपड़ों को ध्यान से देखा। उसे समझ आया कि ये जादुई कपड़े पहने थे जिनमें कोई खास ढंग का जादू किया गया था जो पहनने वाले को गर्म रख सकता था। लेकिन शायद अब उनका जादू खत्म हो चुका था, इसलिए सबसे पहला काम लवीना के कपड़े बदलना होना चाहिए। राज ने अपना बख्तर लिया और लवीना को लपेट दिया। सीनियर, क्या आपके पास कबीले में लड़कियों के कपड़े होंगे और क्या आप इसके कपड़े बदलने में मदद करेंगे? राज ने चंद्रशेखर से कहा। चंद्रशेखर ने सिर हिलाया और कबीले की 2 मादाओं से लवीना को ले जाने और उसके कपड़े बदलने को कहा। दोनों स्त्रियां आगे आईं और लवीना को ले जाने लगीं। हालांकि लवीना ने अपनी आंखें खोली और उसके चेहरे पर डरावने एक्सप्रेशन आ गए। उसने वापस कसकर राज को पकड़ लिया और उसके पीछे छुप गई। अब वो और तेजी से कांपने लगी। कहीं लवीना इस अंगूठी की वजह से तो मेरे पास नहीं आई, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं लोकेश की छाप तो है। राज ने मन ही मन सोचा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये दोनों बड़ी बहनें बस तुम्हारे कपड़े बदलने के लिए तुम्हारी मदद कर रही हैं। राज ने लवीना को थपथपाते हुए कहा। राज की बात सुनकर लवीना ने कांपते हुए सिर हिलाया। इसके बाद वो उन लड़कियों के साथ चली गई। लड़कियां उसे एक कमरे में ले गईं ताकि उसे नहलाकर उसके कपड़े बदल सकें। राज ने राहत की सांस ली। राज को याद था कि जब लवीना की बीमारी बाहर आई तब वो पहले ही 20 साल की हो चुकी थी। इसके बाद लोकेश ने अपनी पूरी जायदाद बेच दी ताकि वो लवीना का इलाज करवा सके और ये बीमारी कई सालों तक उसके साथ बनी रही। लेकिन अगर अभी उसके
दिखने या बर्ताव करने की बात करें तो वो 3-4 लड़कियां ही थीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी बीमारी से इसका दिमाग भी बच्चों जैसा हो गया? राज ने मनी मन सोचा। राज, लगता है तुम बच्चों को अच्छे से संभालना जानते हो, चंद्रशेखर ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके बाद उसने गुलगुले की तरफ देखा। जमीन पर लौटने के बाद गुलगुले अपने कबीले नहीं गया था, बल्कि उसने राज के साथ ही वक्त गुजारने का फैसला लिया था। वो संता के आने का इंतजार कर रहा था। चंद्रशेखर को अपनी ओर देखता देख गुलगुले ने उसे प्रणाम किया। चंद्रशेखर ने भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। अभी जब वो लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी दोनों लड़कियां लवीना को लेकर आ गईं। उन्होंने लवीना को अच्छे से नहलाकर उसके बाल बना दिए थे। अभी उसके बाल खुले हुए थे। राज को देखते ही वो तुरंत राज की तरफ दौड़ी और राज के कपड़े पकड़ लिए। वो राज को छोड़ना नहीं चाहती थी। नन्हे दोस्त, मेरे पीछे आओ, चंद्रशेखर ने कहा। इसके बाद चंद्रशेखर रास्ता दिखाते हुए आगे चलने लगा और वो सभी परितोष कबीले के अंदर चले गए। परितोष परिवार के घर में राज एक सोफे पर बैठा था। गुलगुले उसके बाईं ओर और लवीना उसके दाईं ओर बैठी थी, जबकि ज्योत्सना उसके कंधे पर सवार थी। लवीना ने राज का बख्तर लौटा दिया था। चंद्रशेखर ने लवीना को कुछ जादुई कपड़े दिए थे। इसके बाद चंद्रशेखर ने एक स्क्रॉल पर वर्जित क्षेत्र और लोकेश व उसकी घूमी कई जगहों की जानकारी उतार दी और स्क्रॉल राज को दे दिया। चंद्रशेखर दोबारा वर्जित क्षेत्र में कदम नहीं रखना चाहता था। जब वो बुरी तरह से घायल था तब वो वर्जित क्षेत्र का दरवाजा भी नहीं देख पाया था और फिर उसे अपने घावों को ठीक करने में कई साल लग गए। इतना कम नहीं था कि उसके दोस्त लोकेश को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा। इतने से ही ये बात साबित होती थी कि उस वर्जित क्षेत्र के लिए 5वां लेवल काफी नहीं था। नन्हे दोस्त, वर्जित क्षेत्र और उसके चारों तरफ की जगह की जानकारी ये रही। हालांकि बहुत साल गुजर गए हैं और मुझे नहीं पता कि आसपास की जगह में कितना बदलाव आया है। इसलिए मेरी और लोकेश की घूमी जगहों की जानकारी को बस एक रेफरेंस के तौर पर ही इस्तेमाल करना, चंद्रशेखर ने कहा। शुक्रिया सीनियर, बाकी आप चिंता मत कीजिए। अगर हमें वर्जित क्षेत्र में लवीना की बीमारी का इलाज मिल गया तो हम उसे वहां से लाने की पूरी कोशिश करेंगे, राज ने कहा। राज की बात सुनकर चंद्रशेखर को काफी राहत महसूस हुई। इसके बाद वो दोनों काफी देर तक आपस में बात करते रहे। फिर दोनों ने एक दूसरे के नंबर लिए ताकि राज की यात्रा अगर अच्छी रहे तो वो चंद्रशेखर से सीधा संपर्क कर सके। सीनियर, मुझे और कुछ काम निपटाने हैं तो मैं आपसे बाद में मिलता हूँ, राज ने कहा। ठीक है, फिर जल्दी ही मिलते हैं, चंद्रशेखर ने कहा। खाली जगह में निकलते ही राज ने ड्रैगन कठपुतली को बाहर निकाल लिया। उसके अंदर पहले से ही 3रे लेवल का एक आत्मा पत्थर लगा हुआ था, जो कि उसकी एक लंबी उड़ान के लिए काफी था। ड्रैगन कठपुतली को देखते ही गुलगुले से रहा नहीं गया और वो उछलकर उस पर बैठ गया। अब अच्छी बच्ची की तरह सीनियर चंद्रशेखर के पास जाओ। कुछ समय के बाद मैं दोबारा तुमसे मिलने आऊंगा, राज ने लवीना के सिर को थपथपाकर कहा। लवीना ने अपनी पलकें झपकाई और कंफ्यूज दिखने लगी। वो राज को जाने नहीं देना चाहती थी। राज, वो तुमसे बहुत जुड़ाव महसूस कर रही है, ज्योत्सना ने कहा। इसका कारण मुझे ये अंगूठी लग रही है, राज ने कहा। इस अंगूठी ने कई बार राज की जिंदगी बचाई थी, लेकिन कुछ सोचने के बाद राज ने अंगूठी उतार दी और लवीना को पकड़ा दी। ये अंगूठी उसके पिता की थी, जिसकी असली हकदार लवीना खुद थी। अलविदा, अपना ख्याल रखना, राज ने कहा। लवीना अपने हाथ में अंगूठी को देखने लगी और अपनी जगह से हिली भी नहीं। राज अपने ड्रैगन पर बैठा और उड़ गया। चलो वापस चलें, चंद्रशेखर ने कहा। लवीना अभी भी अंगूठी को देख रही थी। उसके दिमाग में फिलहाल क्या चल रहा था किसी को नहीं पता था। आज से हम साथ साथ रहेंगे, चंद्रशेखर ने लवीना को थपथपाते हुए कहा। चंद्रशेखर ने ठान लिया था कि वो लवीना को अपनी बेटी की तरह ही बड़ा करेगा और उसे जादू सिखाएगा। एक न एक दिन लवीना की ठंडक खत्म होगी और वो अपने दोस्त की आखिरी ख्वाहिश अदा करेगा। बाहर अभी चंद्रशेखर 5-6 कदम ही चला था कि लवीना ने कहा। अचानक ही उसके मुंह से गोले जैसी चीज निकली। ये एक तलवार गोला था। एक तलवार गोला असली उड़ती तलवार से 5 से 10 गुना ज्यादा कीमती माना जाता था। जैसे ही तलवार गोला बाहर आया, वो हवा में उड़ा और तलवार रोशनी में बदल गया। एक तलवार सवारी टेक्निक, चंद्रशेखर ने हैरान होकर कहा।
इसके बाद लवीना चंद्रशेखर के हाथ से आजाद हो गई और तलवार रोशनी पर सवार हो गई। अगले ही पल वो वहां से उड़कर गायब हो गई और सीधा राज की तरफ बढ़ने लगी। ये देखकर चंद्रशेखर समझ गया कि लवीना चौथे लेवल की जादूगरनी हो चुकी थी। इसके बाद चंद्रशेखर ने अपना फोन निकालकर राज को फोन लगाया। अरे सीनियर, बताइए क्या हुआ? राज ने हैरान होकर कहा, नन्हे दोस्त, लवीना तुम्हारी तरफ उड़कर आ रही है। चंद्रशेखर ने कहा, क्या वो इस तरफ आ रही है? वो कैसे आ रही है? राज ने पूछा। एक उड़ती तलवार से, चंद्रशेखर ने कहा। चौथे लेवल की जादूगरनी? राज ने हैरान होकर कहा, वाकई चौथे लेवल की जादूगरनी, चंद्रशेखर ने जवाब दिया। राज ये देखकर हैरान था कि उसके अलावा जादुई दुनिया में सभी काफी टैलेंटेड थे। आखिर लवीना ने राज में ऐसा क्या देखा था कि वो उससे दूर नहीं जाना चाह रही थी? क्या राज लवीना की बीमारी का इलाज ढूंढ पाएगा? आखिर राज जब अंतरिक्ष में जाएगा तब लवीना का क्या होगा? क्या राज लवीना को अपने घर लेकर जाएगा? आखिर राज के घर वालों का लवीना के प्रति कैसा रिएक्शन होगा? राज, क्या तुम मेरे दोस्त की बेटी का कुछ दिन ख्याल रखोगे? मैं कबीले से 2 लोगों को उसकी देखभाल के लिए भी भेज देता हूँ। मैं पूरे यकीन से कहता हूँ कि इसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, चंद्रशेखर ने कहा। चंद्रशेखर देख सकता था कि लवीना राज के पीछे ही जाना चाहती थी। कहीं न कहीं ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा अंडे से निकली पक्षी के साथ होता है। उसकी नजरों में जो भी पहला शख्स आता है वो उसे ही अपना पालनहार समझने लगता है। लवीना अभी लंबे समय तक राज का पल्लू नहीं छोड़ने वाली थी। ऐसे में चंद्रशेखर कबीले से 2 लोगों को भेजकर राज की थोड़ी मदद तो कर ही सकता था। ऐसे में लवीना राज के पास भी रह लेगी और राज को कोई समस्या भी नहीं होगी। इस बीच कोई ना कोई तरीका ढूंढकर चंद्रशेखर लवीना को वापस लाने की कोशिश कर सकता था। लवीना की देखभाल के लिए एक नाम तो चंद्रशेखर के दिमाग में पहले से ही था। चाहत लवीना का बखूबी ध्यान रख सकती थी। दूसरे नाम के बारे में अभी चंद्रशेखर को सोचने की जरूरत थी। राज ने गुलगुले की तरफ देखा जो ड्रैगन कठपुतली पर पीछे बैठकर खुशी से चिल्ला रहा था। राज पहले से ही एक बच्चे का ख्याल रख रहा था, तो ऐसे में भले 2 में राज को कोई फर्क समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है सीनियर, मैं लवीना का ख्याल रखने में आपकी मदद करूंगा। हालांकि हाल ही में मुझे एक लंबी यात्रा पर जाना है, इसलिए आप जिसे भी भेजने वाले हैं उसे 2 दिनों के अंदर अंदर भेज दीजिएगा, राज ने फोन पर कहा। 2 दिन? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नन्हे दोस्त, मुझे अपना पता भेज दो। मैं गारंटी देता हूँ कि कबीले के लोग कल सुबह तक तुम्हारे पास पहुँच जाएंगे। वैसे अभी तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम्हारे सफर में तुम्हें कोई मदद की जरूरत होगी? चंद्रशेखर ने कहा। वो बहुत ही दूर एक जगह है। आपकी चिंता के लिए शुक्रिया, लेकिन सीनियर वसीम ने पहले ही सभी व्यवस्थाएं कर ली हैं। मुझे बस वहाँ जाने की देर है, राज ने आसमान की तरफ देखकर कहा। ठीक है, तो रास्ते में अपना ख्याल रखना, चंद्रशेखर ने कहा। फोन रखने के बाद राज ने देखा कि एक तलवार की रोशनी बहुत तेजी से उसकी तरफ बढ़ती हुई आ रही थी। इस समय लवीना तलवार रोशनी पर लेटी हुई थी। राज को देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। राज के नजदीक आते ही उसकी रफ्तार और भी बढ़ गई। इसके बाद लवीना सीधा राज के ड्रैगन कठपुतली पर कूद गई। यह खतरनाक करतब देखकर राज का दिल हलक में आ गया। उसने तुरंत अपने हाथ आगे बढ़ा लिए। किस्मत से लवीना ने अपनी तलवार पर काबू पा लिया, इसलिए जब वो राज के शरीर के पास पहुंची तो वो काफी धीमी हो चुकी थी। राज ने बड़ी आसानी से उसे पकड़ लिया। तलवार रोशनी सिकुड़ने लगी और एक छोटे से गोले में बदलने लगी, जो कि उड़कर लवीना के पास आ गया। लवीना ने अपना मुंह खोला और तलवार गोले को निगल लिया। लवीना राज को देखकर हंसने लगी। राज ने लवीना के सिर पर थपथपाया। गुलगुले की आंखें खुली की खुली रह गई थी। उसे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। लवीना गुलगुले से भी जवान दिख रही थी, इसके बावजूद भी तलवार की सवारी कर सकती थी। ये देखकर गुलगुले के जादुई दुनिया के पैमाने लड़खड़ाने लगे थे। शायद मैंने ठीक से प्रैक्टिस नहीं की, अब से मुझे और मेहनत करनी होगी, गुलगुले ने मन ही मन ठाना। राज के कपड़ों को पकड़ने के बाद लवीना ने अपना हाथ बढ़ाकर पुरानी कांसे की अंगूठी वापस कर दी। तुम ये मुझे देना चाहती हो? राज ने मुस्कुराकर कहा। लवीना ने हामी भरकर सिर हिला दिया। ये तुम्हारे पापा की है, मैंने तो इसे बस इसके असली मालिक को वापस किया था।
अब ये अंगूठी तुम्हारी है, राज ने ना में सिर हिलाकर कहा। लवीना बस अपना हाथ ऊपर करती रही। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। लवीना को इस तरह घूरता देखकर राज को हल्की शर्म महसूस हुई। आखिरकार उसके पास अंगूठी रखने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। राज समझ गया था कि लवीना अंगूठी की वजह से उसके पास नहीं आई थी, लेकिन अगर ये वजह नहीं थी तो असल में वजह क्या थी? अगले ही पल राज को अपने भूत का ख्याल आया। भूत साधना के वक्त भूत ने लोकेश की ऊर्जा सोख ली थी। इसी कारण राज के अंदर लोकेश की थोड़ी सी ऊर्जा भी समाई थी। शायद इसीलिए ही लवीना उसके पास आई थी। खैर, इस सब से क्या फर्क पड़ता है, अभी मुझे इसे घर लेकर जाना होगा। मम्मी को वैसे भी बच्चे बहुत पसंद हैं, राज ने मन ही मन सोचा। हरिद्वार में राज के घर में राज की मम्मी इस वक्त तरबूज खा रही थी और टीवी पर कुछ सीरियल देख रही थी। राज के पापा सोफे पर आराम कर रहे थे। आज की खबर के हिसाब से उन दोनों को पता चल चुका था कि प्लेन क्रैश में गायब हुए लोग हाल ही में बंदरगाह पर उतरकर अपने अपने घरों की तरफ वापस लौट रहे हैं। इसलिए राज के पापा ने आज की छुट्टी ले ली थी और उसकी मम्मी ने आज बढ़िया खाना बनाया था। अब बस वो लोग राज के लौटने का इंतजार कर रहे थे। तभी घर की घंटी बजी। क्या राज वापस आ गया? राज के पापा ने तुरंत उछलकर कहा। इसके बाद वो तुरंत दरवाजे की तरफ भागे। मेरे बेटे आखिर तुम आ ही गए, राज के पापा ने दरवाजा खोलते हुए कहा, लेकिन वो बीच में ही रुक गए। राज के पापा के सामने राज नहीं बल्कि एक स्त्री खड़ी थी। हेलो, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कौन हैं? राज के पापा ने कहा। माफ कीजिए, क्या ये राज का घर है? उस स्त्री ने कहा। असल में ये कोई और नहीं बल्कि फाल्गुनी थी। अच्छा, तो तुम राज की दोस्त हो, अंदर आ जाओ, राज जल्द ही लौट आएगा। क्या तुम्हें उससे कुछ चाहिए था? राज के पापा ने कहा। हाँ, राज ने हाल ही में एक खास प्रोडक्ट मंगाया था जो कि हरिद्वार आ चुका था और अभी मेरे घर पर है। मैंने सुना है कि वो घर लौटने वाला है, तो मैं खुद उससे मिलने के लिए आ गई, फाल्गुनी ने मुस्कुराकर कहा। राज ने आत्मीय चावल के जो 1000 बैग मंगाए थे वो हरिद्वार आ चुके थे और अभी फाल्गुनी की खाली मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रखे थे। फाल्गुनी को ही वसीम ने राज को अंतरिक्ष में भेजने की जिम्मेदारी सौंपी थी। उसने लंबे समय से अपने जादू के जरिए किसी को अंतरिक्ष में नहीं भेजा था, इसलिए उसे इस काम को लेकर बहुत बेसब्री थी। फाल्गुनी ने पहले से ही अंतरिक्ष यात्राओं वाला सामान राज के लिए तैयार रखा था। अब बस वो राज के आने का इंतजार कर रही थी। खास प्रोडक्ट? आखिर वो प्रोडक्ट क्या है? राज के पापा ने अंदर आकर पूछा। वो चावल हैं जिनका स्वाद कमाल का है। ऐसे चावल मिलना मुश्किल होते हैं, इसलिए राज ने काफी सारे एक बार में ले लिए हैं, फाल्गुनी ने मुस्कुराकर कहा। इसके बाद राज के पापा ने इस बारे में और कोई सवाल नहीं पूछा, जो कि अच्छा भी था, वरना अगर उन्हें पता चलता कि राज ने चावल के 1000 पैकेट मंगाए हैं तो राज के पापा को ये बात आसानी से हजम नहीं होती और ऐसे में राज की पिटाई होना आम बात थी। वैसे तुमने अपना नाम क्या बताया? राज के पापा ने पूछा। आप मुझे फाल्गुनी बुला सकते हैं, फाल्गुनी ने कहा। फाल्गुनी, वाह, बहुत ही अच्छा नाम है। तुम राज की दोस्त हो तो तुम्हें जरा भी झिझकने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे सिंघानी अंकल बुला सकती हो, राज के पापा ने कहा। फाल्गुनी को देखते ही मेहमान की खातिरदारी के लिए राज की मम्मी तुरंत ही आत्मीय चाय बनाकर ले आई। हालांकि 2 चाय की पत्तियां देखकर फाल्गुनी को बहुत ही अजीब लगा, लेकिन वो बहुत लंबे समय से आम लोगों के बीच उठी बैठी नहीं थी, इसलिए उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद तीनों हंसी ठिठोली और बातचीत करने लगे। इस दौरान राज अपनी ड्रैगन कठपुतली पर सवार होकर आगे बढ़ रहा था। हालांकि वो सीधे ही हरिद्वार नहीं जा रहा था, बल्कि वो साहा की गुफा की तरफ जा रहा था। जब राज को हाल ही में साहा का सपना आया तो उसने देखा था कि साहा की गुफा में एक गुप्त दरवाजा है जिसमें एक लकड़ी की कठपुतली है, इसलिए राज को उसे देखने का बहुत मन था। असल में पहले राज किसी सीनियर के साथ इस गुफा के सफर पर जाना चाहता था, लेकिन अभी उसके साथ ज्योत्सना की मौजूदगी ही राज को काफी लगी। ज्योत्सना 4थे लेवल के जादूगर थी, इसके अलावा लवीना भी 4थे लेवल की जादूगर थी। राज बेफिक्र होकर साहा की गुफा की तरफ बढ़ रहा था। जैसे वो लोग गुफा के इलाके में पहुंचे, राज ने ड्रैगन कठपुतली को नीचे उतार दिया। ये कौन सी जगह है? गुलगुले ने नीचे उतरकर पूछा।
गुफा के अंदर खून का पोखर सूख चुका था। ये एक जादूगर की गुफा है, अंदर थोड़ा संभल कर रहना, राज ने कहा। सभी लोग इसके बाद गुफा के भीतरी हिस्से में पहुंच गए। फिलहाल गुफा के अंदर कोई मौजूद नहीं था। ज्योत्सना जी तैयार रहिए, थोड़ी ही देर में मैं पत्थरों की परत को तबाह कर दूंगा। इसके पीछे एक इंसान जैसी दिखने वाली कठपुतली है जिसका नाता काली दुनाली कबीले से है, राज ने कहा। राज ने अपना बख्तर वापस पहन लिया था क्योंकि उसका रक्षात्मक जादू काफी अच्छा था। ठीक है, मैं रक्षात्मक कवच के साथ तैयार रहूंगी, ज्योत्सना ने कहा। लवीना ने भी अपना तलवार गोला बाहर निकाल लिया था और पूरी तरह से चौकन्नी हो गई थी। तो अब मैं अंदर जा रहा हूँ, राज ने सहस्त्र भेदी तलवार पकड़कर कहा। राज ने 33 जानवर टेक्निक को भी एक्टिवेट कर लिया था। इसके बाद राज ने अग्नि तलवार टेक्निक का इस्तेमाल करके पत्थरों की परत पर हमला किया। बदल पैमाना तलवार टेक्निक की लगातार प्रैक्टिस की बदौलत राज की तलवारबाजी में काफी सुधार हुआ था। इस कारण उसकी अग्नि तलवार टेक्निक पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हमला करने में कामयाब रही। लेकिन इतने में ही लवीना आगे की तरफ बढ़ी। लवीना, ये तुम क्या कर रही हो, राज ने कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लवीना अग्नि तलवार टेक्निक के रास्ते में क्यों आना चाह रही थी। राज ने तुरंत ही अग्नि तलवार टेक्निक को रोक दिया। लवीना ने जैसे ही अंदर सांस खींची, उसने तलवार की पैदा हुई पूरी ताकत को अपने अंदर सोख लिया। राज ये देखकर हैरान रह गया। तलवार की गर्मी सोखने के बाद लवीना का चेहरा पहले से ज्यादा खिला हुआ लगने लगा था। वो ऊर्जा से भरी लग रही थी। उसने जिस ढंग से अग्नि तलवार टेक्निक को सोखा था, उससे एक बात तो साफ हो गई थी, ये काम उसने पहली बार नहीं किया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि लोकेश कई बार इस तरह अग्नि तलवार टेक्निक की गर्मी से लवीना की ठंडक को ठीक करता था। राज ने मनी मन सोचा, क्या राज उस कठपुतली से साहा का रहस्य जान पाएगा? क्या लवीना अपनी बीमारी का इलाज पता कर पाएगी? आखिर राज के अंतरिक्ष जाने पर लवीना का क्या होगा? क्या राज के घर वालों को राज के अंतरिक्ष जाने की खबर का पता चल पाएगा?